Hello everyone. In this video we will discuss about decomposition. What is actual meaning of decomposition? कौन कौन से factors हैं जिनके ऊपर ये process depend करेगा और इसका significance क्या है कि अगर decomposition नहीं होगा तो क्या होगा. Now first moving on to definition. So decomposition means complex organic matter का breakdown. किसमें? Simpler inorganic substances and nutrients. The process is known as decomposition. Breakdown of complex organic matter into simpler inorganic substances and nutrients is known as decomposition. Decomposition process के लिए जो raw material होगा that is detritus. What is detritus? Dead decaying organic matter. जैसे एनिमल की डेड बॉडी है, एनिमल का फीकल मैटर है, एनिमल का एक्सक्रीटा है, प्लांट की बॉडी के पार्ट्स हैं. सो ऑल दीज आर डेट्राइटस. डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सोयल में क्या कहलाएगा? डेट्राइटस. एंड डेट्राइटस इज रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन. अब डीकम्पोजिशन का बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए एनिमल की डेड बॉडी है और अगर कोई डीकम्पोजर नहीं है तो क्या होगा? ऑल दीज डेड बॉडीज विल गो ऑन अक्यूमुलेटिंग वन ऑन द अदर और धीरे धीरे जो स्पेस है वो इन्हीं सब डेड बॉडीज से फिल होता चला जाएगा. एंड दिस विल रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और बाकी एनिमल के रहने के लिए भी स्पेस अवेलेबल नहीं होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे जैसे एनिमल की डेथ होगी, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अक्यूमुलेट होंगे तो वो सर्कुलेशन से बाहर चले गए हैं. दे आर नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन. तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल की डेड बॉडी में जाकर वो इमोबाइल हो गया है, दैट इज नॉट एबल टू मूव. नाउ द प्रोसेस डीकम्पोजिशन. थैंक्स टू दिस प्रोसेस कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है, उनके रिमेन्स में, फीकल मैटर में प्रेजेंट है, ऑल आर डाइजेस्टेड. सबको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सो दैट दे कैन बी अगेन यूज्ड. यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में डीकम्पोजिशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो डीकम्पोजिशन का मतलब है complex organic matter is broken down into simpler inorganic substances so that these substances are used again and they are ऑलवेज इन सर्कुलेशन. वो सिस्टम से आउट नहीं रहेंगे, बार बार वो रीयूज हो रहे हैं और इसी को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग. डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? डेट्राइटस. Raw material for decomposition is detritus. What actually detritus is? Example लेंगे फिर definition देखेंगे. Dead bodies of the animal, fecal matter of the animal, excreta of the animal, remains of the plants. Suppose some branches are there, large number of leaves, flowers, fruits. So all these constitute detritus, dead decaying organic matter. क्या कहेंगे? डेट्राइटस. सो रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन इज डेट्राइटस. और सो डीकम्पोजिशन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड. ऐसा नहीं है कि ये जो है स्टेप्स में होंगे, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन विल अकर, देन लीचिंग, देन कैटाबोलिज्म. नो, all these process will takes place simultaneously on the detritus. आगे हम इनका मीनिंग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ये एक साथ भी हो सकते हैं. सो कौन कौन से प्रोसेस हैं डीकम्पोजिशन में? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन डीकम्पोजिशन. Now first of all we will discuss about fragmentation. As the name indicate, fragments. अगर large substance is converted into small substance, ध्यान रहे larger material is broken down into smaller, composition is still same. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि complex is broken down into simpler.
हेयर लार्जर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पेपर है, उस पेपर के आप बहुत सारे पीसेस कर दीजिए। आपके पास कोई चॉक स्टिक है, आप उस चॉक के बहुत सारे पीसेस कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। हर सेगमेंट की कंपोजिशन अभी भी क्या है? सेम। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स प्रोसेस इन विच लार्जर substances are broken down into smaller substances. ह्यूमन डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट्स कैरी आउट इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। वहाँ पर हुआ क्या था? लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, जिससे उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? ज़्यादा। जैसे एक चॉक को अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो दोनों सेगमेंट्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पूरी एक चॉक स्टिक से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप कट करेंगे तो दो नए फेस क्रिएट होंगे जो पहले नहीं थे। सो जैसे जैसे लार्जर सब्सटेंस को हम किस में तोड़ेंगे? स्मॉलर सब्सटेंस में। दिस विल इंक्रीज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से अब जो उन पर डाइजेशन का प्रोसेस होगा दैट विल बी फास्ट। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो उन डेट्राइटस का क्या करेंगे? डाइजेशन। हालांकि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ भी कैटाबोलिज्म हो सकता है। कैटाबोलिज्म मीन्स कॉम्प्लेक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल। दिस इज नथिंग बट डाइजेशन। तो जो कैटाबोलिज्म और डाइजेशन का प्रोसेस है वो फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन से क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो कैटाबोलिज्म का जो प्रोसेस है उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स conversion of larger substance into smaller substances. This will increase surface area, with the result speed of catabolism is increased. तो जो digestion होगा that is faster. Now example लें हम कि जो fragmentation है that is carried out by detrivores. For example earthworm. detrivore क्या होते हैं? The organism which feed on detritus. जो ऑर्गेनिज्म डेट्राइटस पे फीड करें उनको हम क्या कहेंगे? डेट्रीवोर। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। अब अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म जनरली ईट सोयल। सोयल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सोयल के थ्रू कहाँ चला जाएगा? उसकी एलिमेंट्री कैनाल में। और इससे क्या होगा कि जब उसकी एलिमेंट्री कैनाल में सोयल विद ऑर्गेनिक मैटर है, some amount of food is digested and absorbed by earthworm. Major amount of food का क्या होगा? Fragmentation, and that is passed out in form of fecal matter. अर्थवर्म बरोइंग हैबिट है। बरो मतलब जमीन के अंदर रहना। तो जैसे जैसे वो बरो क्रिएट करेगा, हाउ बरो इज क्रिएटेड, वो सोयल को ईट करता जाएगा, और जब सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी एलिमेंट्री कैनाल से पास होगा तो दैट डेट्राइटस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। तो अर्थवर्म क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन करेगा। सोयल को ईट कर रहा है और बरो क्रिएट करने के लिए, तो धीरे धीरे सोयल क्या होती जाएगी? लूज होती जाएगी। और सोयल लूज होने से क्या होगा? जो सोयल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सोयल के अंदर जो एयर है, स्पेशली एयर का जो अमाउंट है वो इम्प्रूव होगा, और फर्टिलिटी जो है वो सोयल की क्या हो जाएगी? ज़्यादा। नावेडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक कॉन्सेप्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब है अर्थवर्म को यूज करके कंपोस्ट प्रिपेयर करना। कंपोस्ट का मतलब होता है देसी खाद। जैसे फर्टिलाइजर्स तो केमिकल सब्सटेंसेस है, कंपोस्ट हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स को। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें हम जो भी हमारे पास रिमेन्स है वो डालेंगे, और उसमें हमें बहुत सारे क्या डाल देंगे? अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करेंगे? धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अब बैक्टीरिया एंड फंजाई उस ऑर्गेनिक मैटर को इजीली ब्रेक करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स लार्ज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। सरफेस एरिया बढ़ेगा, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होगा। नाउ नेक्स्ट process which is taking place in decomposition is catabolism. Catabolism means breaking down of complex organic matter into simpler substances. Now this catabolism process is carried out by bacteria and fungi, saprotrophic bacteria and fungi. Suppose this is a fungi, और फंजाई क्या करेंगी? दे विल secrete digestive enzyme outside their body. Suppose this is a fungi, they will
secrete digestive enzyme. Here यहाँ पर क्या present है? Detritus. Here detritus is there. These bacteria and fungi will release digestive enzyme and these enzyme will carry out प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जैसे हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, इसी तरह यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज होंगे और डाइजेशन होगा फूड का. सिंपलर सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू बॉडी वॉल और ये उन्हें यूज कर लेंगे. इसके अलावा बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उस सिंपलर सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं. सो इस दौरान जो डाइजेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. Bacteria and fungi play very important role in nutrient recycling. ध्यान रहे अर्थवर्म ने सिर्फ क्या किया था? लार्ज को स्मॉल में प्रयोग किया था. अभी भी वो सब्सटेंसेस जो है एज ए रॉ मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया और फंजाई के रोल की, ये सेप्रोट्रॉप्स हैं. इन्होंने क्या किया कि इस डेट्राइटस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर लिया है. कुछ पार्ट ये खुद यूज करेंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल अगर इस दौरान रिलीज होते हैं तो दे आर यूज्ड बाय प्लांट्स. और अगर सिंपल शुगर हैं या अमीनो एसिड्स हैं, दूसरे जो आसपास जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, अब वो भी अपनी बॉडी वॉल के थ्रू क्या कर सकते हैं? एब्सॉर्ब. सो दिस इज कैटाबोलिज्म. सो कैटाबोलिज्म प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब यहाँ पर एक टर्म में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. कैटाबोलिज्म इज ए पार्ट ऑफ डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन इज ए वेरी ब्रॉड प्रोसेस. अगर डीकम्पोजिशन में देखें तो फ्रेगमेंटेशन भी आएगा, कैटाबोलिज्म भी आएगा, ह्यूमिफिकेशन भी आएगा. आप कैटाबोलिज्म को डीकम्पोजिशन नहीं कहेंगे. कैटाबोलिज्म इज एक्चुअली ए प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन कौन सा प्रोसेस? डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होगा एंड कैटाबोलिज्म भी. So catabolism means complex is broken down into simpler substances with the help of bacteria and fungi. Now next we will discuss about leaching. Leaching means, just have look at this diagram. This is water. This is percolating water, means water moving under the effect of gravity from top soil layer to deeper layer of the soil. अब अगर ये मूविंग वाटर, परकोलेटिंग वाटर अपने साथ सोल्यूबल सब्सटेंसेस को भी ले जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लीचिंग. सो हाउ विल यू डिफाइन लीचिंग? मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अलोंग विद परकोलेटिंग वाटर. क्या कहेंगे? लीचिंग. कैसे कोरिलेट करेंगे? कैटाबॉलिज्म से. कैटाबॉलिज्म मीन्स कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सिंपलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर. अगर सिंपलर सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है और रेनफॉल भी यहाँ पर है तो क्या होगा? रेन वाटर के साथ साथ ये सिंपल सब्सटेंस धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे? लोअर लेयर ऑफ सोयल एंड गेट अनअवेलेबल टू प्लांट्स. ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होंगे, ये आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाते हैं. सो लीचिंग मीन्स movement of water soluble substance along with percolating water to deeper layer of soil. Now they are not available to plants. कौन से कंडीशंस में लीचिंग ज्यादा होगी? लीचिंग को किससे कोरिलेट किया है हमने? कैटाबॉलिज्म से. जहां कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, साथ में जहां बारिश ज्यादा है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा होगा? लीचिंग. कैटाबॉलिज्म को कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई. फंजाई कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं? वार्म एंड ह्यूमिड. यहाँ से कोरिलेट करेंगे. जो एरिया जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, डीकम्पोजिशन की रेट, कैटाबॉलिज्म की रेट क्या होगी? फास्ट. नो डाउट डीकम्पोजिशन की भी फास्ट होगी, लेकिन डीकम्पोजिशन पूरा प्रोसेस हम कह रहे हैं. कैटाबॉलिज्म की जो रेट है, ऐसा एरिया जहां टेम्परेचर ज्यादा, लाइट अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर ज्यादा एंड मॉइस्चर ज्यादा, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन विल बी मोर, रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म विल बी मोर. अब कैटाबॉलिज्म की रेट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किस में चेंज होंगे? सिंपल में. और क्योंकि इस एरिया में बारिश ज्यादा है तो वाटर के साथ वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे वाले एरिया में. कहाँ मिलेगा ऐसा एनवायरमेंट?
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एरिया है जहां टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई है, उनका नंबर ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ कैटाबोलिज्म ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा है तो लीचिंग भी ज्यादा होगी, और न्यूट्रिएंट्स अपर लेयर से कहां चले जाएंगे, लोअर लेयर ऑफ सोयल। इस तरह की सोयल कहलाएगी ओलिगोट्रॉफिक सोयल। लेकिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होने के बावजूद प्लांट की ग्रोथ यहाँ सबसे ज्यादा। कैसे? यहाँ पर हियर कम्स द रोल ऑफ फंजाई। कुछ फंजाई प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश करते हैं। क्या कहेंगे इस एसोसिएशन को? माइकोरहिजा। माइकोरहिजल फंजाई क्या करेंगी, ये लोअर लेयर के, यहाँ पे फंजाई के जो हाइफा हैं, दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल, और यहाँ से वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और किसे दे देंगे, प्लांट्स को। तो यही वजह है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोयल होने के बावजूद इस एरिया में प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा है, थैंक्स टू माइकोरहिजल फंजाई। सो लीचिंग इज एसोसिएटेड विद कैटाबोलिज्म एज वेल एज रेनफॉल। जहां बारिश ज्यादा, कैटाबोलिज्म ज्यादा, वहां लीचिंग ज्यादा। Now next we will discuss humification. Humification means process of formation of humus. पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमस क्या है। किसी भी गार्डन एरिया में आप जाएंगे और वहां पर जो भी सॉयल है, सॉयल को एक बार उसमें आप अपनी फिंगर से कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। सॉयल पार्टिकल से उनको अलग कर देना है, तो जो डार्क ब्राउन के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ह्यूमस। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ह्यूमस का, तो डार्क ब्राउन कलर्ड है, ये डार्क कलर्ड सब्सटेंस है, अमोर्फस सब्सटेंस है, कोलोइडल इन नेचर है। ह्यूमस इज हैविंग हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारा वाटर ये होल्ड करके रख सकता है। दूसरा, इट इज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ज्यादातर माइक्रोब इसको कैटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर कैटाबोलिज्म होगा तो भी बहुत स्लो रेट से होगा। जो ह्यूमस का जो डीकम्पोजिशन है दैट इज टेकिंग प्लेस एट वेरी स्लो रेट। बेनिफिट क्या होगा सोयल में? जैसे अगर हमने पीछे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की, वहां लीचिंग ज्यादा है। अगर सोयल में ह्यूमिफिकेशन है तो लीचिंग कम होगा। कैसे? पीछे के पॉइंट्स को हम रिकॉल करते हैं। Detritus is there on the surface of soil. Now this detritus, large amount of detritus is converted into humus. अब क्या होगा, जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो ह्यूमस को फास्ट रेट से डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, और अगर डिकम्पोजिशन कम है, थोड़े ही सब्सटेंस रिलीज होंगे, उनको वो माइक्रोब्स और प्लांट्स खुद यूज कर लेंगे, तो उस केस में लीचिंग क्या होगा, कम होगा। सो ह्यूमस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या मिनरल मैटर्स है, उनको एक्चुअली स्टोर करके रखती है एक तरीके से, और उनको लीच नहीं होने देती। सरफेस लेयर में ही वो अकुमुलेट रहेंगे और धीरे 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 रेट से उसका क्या होता रहेगा, डिकम्पोजिशन। सो इस तरीके से ह्यूमस इज एक्टिंग एज रेजर्वोयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो ह्यूमस का फीचर्स क्या है? डार्क कलर्ड सब्सटेंस है, अमोर्फस सब्सटेंस है, कोलोइडल इन नेचर है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। डीकम्पोजिशन होगा तो बहुत स्लो रेट से होगा, और यही वजह है कि ये न्यूट्रिएंट्स के रेजर्वोयर का काम करेगी। हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। जिस सोयल में ह्यूमस होगा वो सोयल बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। क्यों? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ह्यूमस होने की वजह से जो सोयल पार्टिकल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, तो एयर क्वालिटी भी बढ़िया होगी, और साथ में मिनरल्स हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज लीचिंग वहां पर क्या हो रही है, कम। Now coming to next term, mineralization. Mineralization means जब ह्यूमस डिकम्पोज होगी और मिनरल रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि ह्यूमस से मिनरल का रिलीज होना ही मिनरलाइजेशन कहलाएगा। अगर बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन, तो उस प्रोसेस के दौरान भी क्या रिलीज होंगे, मिनरल्स। सो रिलीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ह्यूमस by the process of catabolism. No doubt यहाँ पर भी catabolism ही है। So release of minerals को हम क्या कहेंगे, mineralization। यहाँ पर एक टर्म हम और पढ़ना चाहेंगे, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। इमोबाइल का मतलब होता है जब न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं करेंगे,
कब न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं करेंगे? जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट है। जब तक प्लांट डियर को नहीं खाते, प्लांट्स की बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं वो प्लांट की बॉडी का पार्ट है, या जब भी प्लांट का कोई पार्ट वहां से डिटैच होकर नीचे गिरेगा तभी वो बैक्टीरिया और फंजाई को अवेलेबल होगा। अदरवाइज क्या होगा? वो उस प्लांट की बॉडी का ही पार्ट रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। कब न्यूट्रिएंट मोबाइल होगा? कौन से प्रोसेस के दौरान? मिनरलाइजेशन के दौरान। जो डेट्राइटस के अंदर मिनरल्स हैं वो कैटाबोलिज्म प्रोसेस की वजह से दीज मिनरल्स आर रिलीज्ड from the organic substance, and what this process is known as mineralization. Factors affecting rate of decomposition. दो factors I think ये heading सुनते ही आपके mind में आना चाहिए, high temperature and moisture. टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, साथ में ऑक्सीजन को लेकर और चलेंगे, बिकॉज फंजाई बैक्टीरिया जो हैं, जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया हैं, कैटाबोलिज्म जो कर रहे हैं, ऑल आर aerobic bacteria, so oxygen is also required. So decomposition के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारा मॉइस्चर चाहिए और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये सब कंडीशंस आपको मिलेंगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर इज वेरी हाई, साथ में वहां पर मॉइस्चर भी ज्यादा है। हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अवेलेबल, सो वेरी गुड कंडीशंस फॉर decomposition. That's why rate of decomposition is very fast in tropical rainforest. Just have a look at this desert. Desert में अगर हम देखें तो डेजर्ट में अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें, टेम्परेचर इज हाई, जितना डिकम्पोजिशन होना चाहिए उतना हो सकता है, लेकिन वाटर का जो लेवल है वो कम है, मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर चाहे बेशक ज्यादा हो, आपको दोनों फैक्टर्स को साथ लेकर चलना है। तीसरा ऑक्सीजन को भी, तीनों एक साथ देखना है आपको एज ए पैक। अब टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन मॉइस्चर कम है तो डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो बहुत क्या होगा? स्लो होगा। टेम्परेट एरिया में, पोलर एरिया में टेम्परेचर इज लो, सो लो टेम्परेचर होने की वजह से डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा? स्लो। सो कौन कौन से फैक्टर्स डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और साथ में मॉइस्चर भी चाहिए। तो जहां ये सब चीजें हैं डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। जैसे ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट एरिया में क्या होगा? टेम्परेचर कम होने की वजह से डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा और वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो सोयल सरफेस है वहां पर आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पाइलअप की फॉर्म में मिलेगा, राइट, वो डिकम्पोज नहीं होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन विच डिकम्पोजिशन रेट डिपेंड, दैट इज कि डेट्राइटस बना किसका है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा, और अगर डेट्राइटस में लिग्निन ज्यादा है, क्यूटिन ज्यादा है, श्यूबरिन ज्यादा है, काइटिन ज्यादा है तो इनका डिकम्पोजिशन स्लो रेट से होगा। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक एज वेल एज chemical nature of detritus. Now moving on to last slide. This slide I have taken just from NCERT. This is a tree. यहाँ पर decomposition process को sum up करने की कोशिश की गई है और broader sense में दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी process किसी भी direction में जा सकता है और इसके अलावा और options भी हो सकते थे जो इन्होंने show किए हैं। This is a tree. ट्री से ये नीचे लीफ गिरी, शुरू में जब ये फ्रेशली फॉलन लीफ है इसको हम कहेंगे लीफ लिटर, ये लीफ है। अब इस लीफ पर अर्थवर्म भी फीड कर सकता है जो इसका क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन। इस लीफ पर डायरेक्टली बैक्टीरिया, फंजाई भी एक्ट कर सकते हैं जो इसका क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। और तीसरा, ये लीफ किसी का फूड भी बन सकती है। अगर इस लीफ को इस कैटरपिलर ने ईट किया और अब इस कैटरपिलर को कोई दूसरा एनिमल ईट करेगा तो ये किसका पार्ट बन जाएगी? फूड चेन का, फूड वेब का। तो देखो इस लीफ के पास, इस लीफ का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, कैटाबोलिज्म हो सकता है, इस लीफ को कोई दूसरा एनिमल ईट कर सकता है और साथ में ये लीफ हो सकता है उसी दौरान कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए? ह्यूमिफिकेशन में।
तो सब प्रोसेस डेट्राइटस पर साइमल्टेनियसली होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा फिर कैटाबोलिज्म, नो। लीफ पे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, उसी दौरान कैटाबोलिज्म भी हो सकता है। मान लो कुछ बैक्टीरिया फंजाई इधर है, कुछ जो है अर्थवर्म वगैरह या दूसरे डेट्रीवोर्स एनिमल है यहाँ ईट कर रहे हैं। दूसरा कुछ इंसेक्ट्स जो हैं हार्बीवोर है वो इन्हें ईट कर रहे हैं, और वो हार्बीवोर के बाद कार्निवोर फूड चेन का पार्ट हो गया। तो इस लीफ लिटर पर थोड़े टाइम के बाद जब ये पार्शली डिकम्पोज्ड होने लगेगा, डेड डिकेइंग होने लगेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेट्राइटस। तो डेट्राइटस पर क्या क्या हो सकता है, इस लीफ को कोई इंसेक्ट ईट कर सकता है, इस लीफ को जो अर्थवर्म है वो ईट कर सकते हैं और फ्रेगमेंटेशन करेंगे, और इसका डीकम्पोजिशन भी हो सकता है, और साथ में ये ह्यूमस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व भी हो सकती है। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो कुछ इंसेक्ट्स ने इनको खा लिया है और यहाँ से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी। दूसरा, जब बैक्टीरिया और फंजाइस का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं तो जो स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के साथ कहाँ चले जाते हैं, लोअर लेयर ऑफ सोयल में, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। इसमें ये देखो, ये फंजाई दिखाई है अगैरिकस। जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो डीकम्पोजर हैं, वो पार्शली कंज्यूम्ड लीफ को, कुछ लीफ को तो इंसेक्ट ने खा लिया, कुछ लीफ पर क्या होंगे, जैसे ये पॉइंट हमने यहाँ बताया, इन्होंने यहाँ शो कर दिया है, कुछ लीफ को कौन ईट करेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होने लगेगा, डीकम्पोज। इसी तरह कुछ अर्थवर्म है वो इन्हें ईट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई है इसका डीकम्पोजिशन करेंगे, तो जो डीकम्पोजिशन की रेट है वो क्या होती जाएगी, फास्ट। और इन सब की वजह से जो सोयल है दैट विल बिकम रिच इन सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस as well as inorganic substance. So decomposition means breakdown of complex substance into simpler substances, और ये decomposition का benefit क्या रहेगा, decomposition की वजह से जो nutrients हैं वो लगातार सिस्टम में सर्कुलेट करते रहेंगे and it प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम का एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्टिविटी, कि हर इकोसिस्टम अपना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है। दूसरा डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन है इसकी वजह से क्या चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।